अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1996 में रोज़ाली बटन नामी एक अमरीकी मुसन्निफ़ा और साइंसदान ने दावा किया कि हार्प एक मिलिट्री वेपन यानी फ़ौजी हथियार है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के प्रोफेसर और मशहूर कैनेडियन इकोनॉमिस्ट माइकल चोसदोव्स्की ने भी अपनी किताब में लिखा, हालिया साइंसी सबूत ये बताते हैं कि हार्प फुल ऑपरेशनल है और ये इस काबिल है कि सैलाब, तूफ़ान, खुश्क साली और हत्ता के ज़लज़ले भी बर्पा कर सकता है। बाद में पाकिस्तान, हैटी, तुर्किया, यूनान और फिलिपाइन में आने वाले तूफानों का जिम्मेदार भी हार्प नामी इस टेक्नोलॉजी को ठहराया गया। हार्प पर लगाए गए इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त है, मगर असल सवाल है कि आखिर हार्प है क्या, यह किस तरह काम करता है और सबसे आखिर में इन लगाए गए इल्ज़ामात में कितना सच है, जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हार्प एक एब्रीवेशन है जिसकी फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से जिसे माइनोस्फीयर कहते हैं पर रिसर्च करने के लिए तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम की इब्तिदा हुई साल 1990 में। टेड स्टीवन नामी अमरीकी सीनेटर ने इसकी अप्रूवल हासिल की। 1993 में इस फैसिलिटी पर अलास्का में काम शुरू हुआ। तो इब्तदाई तौर पर यह इस प्रोग्राम के लिए ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च, एयरफोर्स रिसर्च लेबॉर्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स ने फंडिंग की। यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी की वजह से ही शायद इस प्रोग्राम को एक फौजी हथियार समझा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन के गिर्द गैसेस का एक बड़ा मजमूआ है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मसलन मीज़ोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर वगैरह वगैरह। हमारे एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा एनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। एनोस्फीयर सतह समंदर से 48 किलोमीटर की बुलंदी से शुरू होकर 965 किलोमीटर की बुलंदी तक जा पहुँचता है। इस हिस्से में थर्मोस्फीयर, मीज़ोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एनोस्फीयर में आयन्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे चार्जेस जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, इस हिस्से में बकसरत पाए जाते हैं। चूँकि हार्प का बुनियादी काम एनोस्फीयर पर रिसर्च करना है, तो इस मकसद के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का इस्तेमाल करके इस हिस्से को चार्ज किया जाता है और यहाँ होने वाली तब्दीली का मुआयना किया जाता है। हार्प इन एंटीनों की मदद से 3.6 मेगावाट का एक सिग्नल पैदा करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2.8 से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। यह सिग्नल एनोस्फीयर की तरफ भेजा जाता है और फिर वापस रिकवर या रिसीव किया जाता है। हार्प टीम के मुताबिक ऐसे हमें एनोस्फीयर में होने वाले कुदरती प्रोसेस के बारे में पता चलता है। मजीद ये भी कि रेडियो सिग्नल्स इस एनोस्फीयर में कैसे बिहेव करते हैं हम जान सकते हैं। हार्प टीम के मुताबिक इस सब रिसर्च का असल मकसद कम्युनिकेशन यानी मवासलात को बेहतर बनाना है। हार्प में लगाया गया M3 इंस्ट्रूमेंट एनोस्फेरिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यानी IRI है, जो कि हाई पावर रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है। इसके अलावा VHF, UHF और फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर जैसे आलात भी यहाँ नस्ब किए गए हैं। BAE सिस्टम्स एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए ये प्रोजेक्ट मई 2013 में आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। फिर मई 2014 में यूएस एयरफोर्स ने ऐलान किया कि 2014 के आखिर तक ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मई 2015 तक इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। फिर बाद में अगस्त 2015 में ये फैसिलिटी और तमाम तर आलात यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स को दे दिए गए। एनोस्फीयर पर रिसर्च करने के लिए दुनिया भर में कई और भी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मसलन अलास्का में ही मौजूद हिपास, प्योर्टो रिको में मौजूद अरिकोबो ऑब्जर्वेटरी, नॉर्वे में मौजूद एस्कार्ट और रूस में मौजूद सूरा एनोस्फेरिक हीटिंग फैसिलिटी वगैरह वगैरह। अगर बात की जाए हार्प की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की, तो मेरे ख्याल में इनमें कोई हकीकत नहीं। बिलफर्ज अगर अमेरिका के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो सैलाब, सुनामी और बड़े बड़े ज़लज़ले बर्पा कर सकती है, तो अमेरिका यह टेक्नोलॉजी अपने बड़े हरीफ मसलन चीन, रूस और शुमाली कोरिया की बजाय पाकिस्तान, तुर्किया और फिलिपाइन जैसे मुल्कों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करेगा। बाकी वल्लाहु आलम। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।